भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक के लिए जीडीपी का ग्रोथ रेट पब्लिश कर दिया है और इनके अनुसार जीडीपी का ग्रोथ रेट 8.2% है, जो कि एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और पिछले 6 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि जीडीपी का मतलब क्या है, यानी जीडीपी क्या है, इसके ग्रोथ का मायने क्या है। दूसरा हम चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के मुकाबले ये वाला जो ग्रोथ रेट है कितना ज्यादा है। तीसरी हम बात करेंगे कि किस सेक्टर में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्या क्या अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इस ग्रोथ रेट में कितना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये जो 8.2% का जो ग्रोथ रेट अचीव हुआ है उसके मुख्य कारण क्या क्या है। एंड लास्ट में हम चर्चा करेंगे बच्चों कि इस ग्रोथ रेट का, यानी इतना बड़ा अचीवमेंट का आम आदमी के जिंदगी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले तो समझते हैं कि जीडीपी क्या है। तो आम आदमी की भाषा में और आम भाषा में इसे आप देश की कमाई कह सकते हैं, पूरे देश की कमाई कह सकते हैं। यानी पूरे देश में जितने लोग हैं वो सब के कमाई को ऐड कर दिया जाए तब आप उसे जीडीपी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात, सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में कहते हैं, अदरवाइज इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये क्या है बच्चों, पूरे देश में जितने लोग हैं सबकी कमाई को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब आप उसे जीडीपी कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा बात है। किसी भी इकोनॉमी को या किसी भी अर्थव्यवस्था के बढ़ती गति को यदि आपको मापना है तब आप जीडीपी से मेजर कर सकते हैं। यानी यदि जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब इकोनॉमी मजबूत हो रही है, हर आदमी के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, हर आदमी ज्यादा कमा रहा है और आगे का भविष्य अच्छा है। ऑन द अदर हैंड यदि आप इसको देखें कि जीडीपी घट रहा है, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी कमजोर हो रही है और हर आदमी के पास पहले के मुकाबले कम पैसा आ रहा है। यानी जीडीपी ग्रोथ यानी सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी का मतलब है हर आदमी थोड़ा थोड़ा अमीर हो रहा है, और जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट का मतलब है कि हर आदमी थोड़ा थोड़ा गरीब हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कर लेंगे यानी आप यहां पे देख सकते हैं बच्चों कि इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ये देखें प्लीज, इसको थोड़ा बड़ा करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इंडिया ने जुलाई से सितंबर 2025 के बीच, यानी जुलाई से सितंबर 2025 के बीच ग्रोथ रेट जो है 8.2%, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और ये नॉमिनल नहीं है, ये रियल है, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को आप कैसे मेजर करते हैं आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया आपको कई बार कि उसमें यदि इन्फ्लेशन को डिस्काउंट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तब उसे आप, यानी नॉमिनल जीडीपी में से इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तब उसे आप रियल जीडीपी कहते हैं। हमने आपको पढ़ाया है बच्चों रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो इसको यानी रियल जीडीपी में 8.2% की बढ़ोतरी देखी गई है, यानी हम पिछले साल की तुलना में इसे तेज रफ्तार से उत्पादन कर रहे हैं। और पिछले साल ये सिर्फ कितना था बच्चों, ये था 5.6%। इस बार कितना है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये 8.2% है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये सिर्फ एंड सिर्फ 5.6% था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब चूंकि
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की हम दूसरी तिमाही की बात करते हैं तो पहली तिमाही में क्या था? पहली तिमाही में ये 7.8% था बच्चों। कब था? यानी अप्रैल से लेकर के जून वाले तिमाही में ये 7.8% था एंड जुलाई से लेकर सितंबर वाले तिमाही में ये 8.2% रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। यदि हम एक्चुअल नंबर में देखें तो 48.63 लाख करोड़ हमारा जीडीपी है सेकेंड क्वार्टर में, यानी दूसरी तिमाही में हमारा टोटल जीडीपी, टोटल सकल घरेलू उत्पाद जो है वो कितना है? 48.63 लाख करोड़। ठीक है बच्चों, और नॉमिनल जीडीपी यहां देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बोला था ना, नॉमिनल जीडीपी 8.7% है। यानी यदि आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नॉमिनल जीडीपी 8.7% है, रियल जीडीपी 8.2% है, तो इन्फ्लेशन कितना है? तो आपको बताया गया है बच्चों, मैंने पढ़ाया है कई बार आप लोगों को कि ये देखिए, इन्फ्लेशन यदि आपको निकालना है बच्चों, यदि आपको इन्फ्लेशन निकालना है तो नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी कर देंगे तो आपके पास, रियल जीडीपी कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों? तो ये बच जाएगा आपके पास इन्फ्लेशन। यानी नॉमिनल यहां पे कितना है? 8.7%, रियल कितना है? 8.2%, तो आपके पास 5% क्या आ गया? 0.5% इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब इसके बाद यदि हमें देखना है बच्चों कि किस सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया, यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों किस सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया, तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है बच्चों? मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये सर्विस सेक्टर में है। रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब के सब आपके पास क्या है? बोलो, सर्विस सेक्टर है। मतलब बैंकिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब क्या है? ये सब व्हाट डू कॉल सर्विस सेक्टर के पार्ट्स हैं ये। तो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा यानी 9.2% है। ये देख सकते हैं आप लोग यहां पे, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा 9.2% है। आगे देखिए, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है, उसका ग्रोथ रेट 9.1%। देख लीजिए बच्चों आप लोग, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र 9.2%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.1%, कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप लोग, कंस्ट्रक्शन है 7.2%। आप देखिए अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग परफॉर्मेंस, और ये सब के सब परफॉर्मेंस बहुत अपने उच्चतम स्तर पे है। सिर्फ एंड सिर्फ एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है, यानी कृषि का जो ग्रोथ है, जो कि चिंता का विषय है, वो 3.5% है। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार हर बार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उल्टा इसका ग्रोथ रेट और सारे सेक्टर से बहुत ही कम है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्यूट नंबर्स में, मतलब जो हमारा वो है फूड ग्रेन्स का जो उत्पादन है, वो ऑलमोस्ट बराबर है या फिर उससे थोड़ा ज्यादा ही है। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको अभी बोल रहा हूं, और हमारे इस चैनल के माध्यम से भी मैं सरकार को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट की काफी जरूरत है। और हां, ये सिर्फ एंड सिर्फ आपको 2,000-6,000 रुपया सालाना आप किसानों को बांट देंगे, उससे कुछ नहीं होता है। उसको लॉन्ग टर्म का आप प्लान बनाइए, जिससे कि एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ काफी तेजी से है। आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया का एग्रीकल्चर और चाइना का एग्रीकल्चर, इंडिया का एग्रीकल्चर और यूएस का एग्रीकल्चर, काफी जमीन आसमान का अंतर है। अभी आपके इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट का काफी पॉसिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, उपभोग यानी प्राइवेट कंजम्पशन को आप देख सकते हैं 7.9% ग्रोथ हुआ है। यानी सर्विस सेक्टर 9.2%, मैन्युफैक्चरिंग है आपके पास 9.1%, कंस्ट्रक्शन है 7.2%, एग्रीकल्चर 3.5% एंड कंजम्पशन 7.9%। मतलब ये आपका हर सेक्टर का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है 8.2% जीडीपी ग्रोथ में। ठीक है, आगे देखिए।
इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि इसका रीजन क्या है। जो 8.2% जो ग्रोथ रेट हुआ है उसका मेन ड्राइवर कौन है, कौन इतना बड़ा ग्रोथ लेकर के लिए जिम्मेवार है और क्या क्या कारण है, किसको इसकी शाबाशी दी जा सकती है कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा आपने काम कर दिया, किसको किसका कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पे सिर्फ एक फैक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर के यहां जो जीडीपी ग्रोथ रेट को आगे ले गए हैं। आप देख सकते हैं यहां पे, देखिए सबसे पहला जो है यहां पे डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू मांग बहुत ज्यादा थी, जिसके वजह से क्या हुआ, जब मांग बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के से क्या होगा, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहा है पैसा कमाने के लिए, तो वो और ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगा। जब और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो इंप्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को इनकम बढ़ेगा, और इस तरीके से जीडीपी ग्रोथ में घरेलू डिमांड की काफी योगदान है। ठीक है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। इसका रीजन है मेक इन इंडिया प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का बड़ा असर है। यानी भारत सरकार की एक स्कीम था, आप लोगों को याद है, मेक इन इंडिया, जिसमें यह कहा गया है विदेशों से या जहां से भी आपको मन करता है आप इंडिया में आइए, यहां आपको सरकार सारी सुविधाएं देगी, आप प्रोड्यूस करिए, इंडिया में बेचना है। तो चूंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, 142 करोड़ जनसंख्या, इतना बड़ा मार्केट है, चाहे आप यहां बेच सकते हैं या फिर आप एक्सपोर्ट भी यहां से कर सकते हैं। मेक इन इंडिया का यही कंसेप्ट था, तो इसमें इसका भी असर हुआ है। और सरकार आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, काफी इस पे खर्च कर रही है। तो यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो बिजनेसमैन है या फिर वर्कर्स हैं या फिर तैयार माल है या फिर रॉ मटेरियल है, सबको आसानी हो गया है एक जगह से दूसरी जगह जाने में और ले जाने में और ले आने में, जिसकी वजह से ये ग्रोथ रेट संभव हो पाया है। सेवा क्षेत्र की मजबूत पकड़ यानी सर्विस सेक्टर अपने यहां काफी स्ट्रांग है। आप जानते हैं सरकार के सुधार, जो सरकार ने जो रिफॉर्म किए हैं उसके वजह से भी ये 8.2% ग्रोथ रेट हम अचीव कर पाए हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि रिफॉर्म प्लस फिस्कल कंसोलिडेशन ने ग्रोथ को तेज किया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, यानी विश्व में आप देख रहे हैं 2-3 जगह लड़ाइयां चल रही थी, उसके बावजूद भी यदि ये ग्रोथ रेट हम अचीव कर पाए हैं तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं और क्या है। इस पे आम आदमी का क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों, यानी जो हमारा 8% जो ग्रोथ रेट है उससे क्या हमारी जिंदगी में, हम आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा बच्चों। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, नहीं भी है तब भी समझिए इसको कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बच्चों। जब आपका ग्रोथ रेट होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास इनकम आएगा, तो आप और ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ेगी, जिससे और ज्यादा फैक्ट्रियां, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन लगेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, कंपनियों का विस्तार होगा, नई भर्तियां होंगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी आएगी, बैंक लोन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी आएगा। और यदि जीडीपी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो हम दुनिया के तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने से कोई रोक नहीं सकता इंडिया को बच्चों। अब आगे देखिए, अब हम थोड़ा सा यहां निष्कर्ष के बारे में देखेंगे कि इसका, इस टोटल का क्या मतलब होता है बच्चों। आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। भारत की Q2 जीडीपी ग्रोथ 8.2% सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था का नींव बहुत ही मजबूत है, यानी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, और आप आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर, ये तीनों के तीनों काफी तेजी से बढ़े, मतलब इन्हीं का इसमें ज्यादा योगदान रहा है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।